morning. Welcome to IS Help Desk. IS GS Mains Paper 4, that is Ethics, Integrity and Aptitude, has been added in the mains examination to check the aspirant's thinking process and approach towards ethical issues and dilemmas. So I have come up with this video for providing insights on the do's and don'ts while writing ethics mains answer. I have evaluated ethics mains answer copies in different coaching institutes and also have designed a book on how to approach ethics case study that is available on Amazon. Link will be given in the description box. Now moving to the video. So while approaching the ethics mains answer, an aspirant should firstly know the key concepts and key terms. अगर कोई भी स्टूडेंट एथिक्स की तैयारी कर रहा है तो पहले उसको पूरे सिलेबस में पढ़ने से पहले जितने भी की टर्म्स हैं, जैसे कि एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है, मॉरल इंटीग्रिटी क्या होता है, प्रोबेटी क्या होता है, ये सब टर्म्स के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. जब तक टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक स्टूडेंट एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकता. और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और पढ़ के ये समझना चाहिए कि उसमें क्या की टर्म्स और क्या कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा गया है. फॉर एग्जांपल इन 2023 एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स. सो इस क्वेश्चन को अगर आप थॉरली चेक करेंगे तो इसमें की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स क्या है कि मॉरल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो ये की टर्म्स इसमें आइडेंटिफाई होंगे, इनको ही आपको बेस बना के पूरे आंसर को लिखना है. बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे ही उसने एक क्वेश्चन में एक टर्म पढ़ा और उस टर्म के बारे में वो लिखना शुरू कर देता है. उसको किस डायरेक्शन में पूछा गया है, किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है, मीन्स वो उस चीज पे ध्यान नहीं देता है. ये खासकर बिगनर्स के लिए, उनको रहता है कि हमने तो मॉरल इंटीग्रिटी की डेफिनेशन पढ़ी है और जल्दी जल्दी हम डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल्स और इसके थ्रू इलिस्ट्रेट कर देंगे. लेकिन जिस डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कंटेक्स्ट है, उसी पे ही आपको लिखना चाहिए. जैसे आपको इसमें मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में ही लिखने हैं. जो उसमें क्लॉजेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा जो मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी को एस्टैब्लिश करते हैं. जनरल डेफिनेशन देके आपको कभी भी इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. सेकेंड चीज ये है कि आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने स्टेप्स हैं. मीन्स उसको पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि पहले आप मॉरल इंटीग्रिटी के बारे में लिखें, फिर प्रोफेशनल एफिशिएंसी को लिखें, कौन से क्लॉज हैं, फिर उनको कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ लिंक करना है. मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको हर क्वेश्चन के पूरे एस्पेक्ट को ध्यान देके करना होगा ताकि आप पूरा कवर कर सके. सिर्फ एक डायरेक्शन या एक एंगल को कवर नहीं करना है. तो उस हिसाब से ही आपको एक पूरा प्लान, एक क्वेश्चन से पहले 1 मिनट या कुछ सेकंड्स आपको वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे एथिक्स में खासकर ये होता है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है कि इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स, क्योंकि इसमें जब तक आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करेंगे आपका आंसर हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा. तो आपको इंट्रोडक्शन में जैसे आपने बेसिक डेफिनेशन दे दी या कोई भी एनेक्डोट दे दिया या कुछ भी इस चीज को, जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है उसको आपने डिफाइन कर लिया. मेन बॉडी में आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही अपने पॉइंट को समझाना पड़ेगा कि आप उसको फॉर में बोल रहे हो कि अगेंस्ट बोल रहे हो या उसका एनालिसिस कर रहे हो, क्रिटिकल एनालिसिस, या आपको जो भी पॉइंट जस्टिफाई करना है उसको जस्टिफिकेशन के लिए आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. लेकिन एग्जाम्पल्स का भी इसमें एक इम्पॉर्टेंस है कि एग्जाम्पल्स हमेशा या तो करेंट इवेंट्स पे हों जो न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, केस स्टडीज, या आपने योजना, कुरुक्षेत्र, इन सब में पढ़ा हो, या कोई हिस्टोरिकल केस हो इम्पॉर्टेंट जिसको बेस बना के आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस हो, जो एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस है या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करा हो, तो वो आपको प्रॉपर नाम के साथ जब आप उस चीज को मेंशन करेंगे और एक रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को शो करेंगे तो उससे होगा कि आपका आंसर और स्ट्रांग हो जाएगा. ये नहीं होगा कि आपने अपने आप से स्टोरी बनाई है और उसको दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टोरी नहीं बनानी. आप जितना अच्छा एग्जाम्पल आप लिखेंगे
उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि आप कहीं पे भी अगर एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर पढ़ते समय या योजना कुरुक्षेत्र में बहुत बार एग्जाम्पल्स दिए थे कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इस एरिया में ये काम करा और उसके में ये बेनिफिट हुआ, तो उसको आप 3-4 लाइन्स में उसका शॉर्ट बना लीजिए कि इस स्टेट ने या पर्टिकुलर ऑफिस ने या पर्टिकुलर ऑफिसर ने ये काम करा, और उसको आप एथिक्स, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, करप्शन, किसी के भी केसेस में वो एग्जाम्पल्स को आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपका आंसर और स्ट्रांग हो जाएगा। कभी भी आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मैंने ऐसा देखा, वैसा नहीं आपको लिखना है अनटिल अनलेस क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सो अभी तक हमने देखा है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को, की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, किस डायरेक्शन में उसको लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है और कैसे उसमें एग्जाम्पल्स को यूज करना है। नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, कि आंसर का स्ट्रक्चर किस तरह से लिखना चाहिए कि क्लैरिटी हो और प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस हो। तो इसमें यह कि स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन से करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप कोई भी कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन से उसको स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी पर्टिकुलर कोड से, कोई भी डेटा से, फैक्ट से, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो डिफर करेगा, लेकिन आपको एक बेस बनाना पड़ेगा, तभी आप मेन बॉडी में उसको लिख सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट उसको शुरू करेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट लगेगा और सीक्वेंस में नहीं रहेगा। नाउ मूविंग टू द मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन में जब बेस बनाने के बाद आपको मेन बॉडी में आना होगा। मेन बॉडी में आप उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया उसके रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स, वो आपको वहां पे लिखना होगा। उसमें बहुत बार स्टूडेंट्स को रहता है कि हम पॉइंट फॉर्मेट में लिखें या पैराग्राफ में। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं या पर्टिकुलर कोई लॉ के बारे में लिख रहे हैं या क्लॉजेस के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो पैराग्राफ में लिखना बेटर रहता है। सो आपको जब जितनी बार भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसा यूज करना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए या पॉइंट फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट फॉर्मेट लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंक्लूजन, क्योंकि बहुत बार जब मैं कॉपी चेक करती थी तो बहुत बार स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस लिख के उसको स्टार्ट कर देते थे, मेन बॉडी में उन्होंने कर दिया, लेकिन मेन बॉडी का ही करते करते उन्होंने इतना लेंदी कर देते थे कि उनके पास ना टाइम रहता है और ना ही जगह कि वो लिखेगा। लेकिन कंक्लूजन के बगैर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने पॉइंट्स को समराइज नहीं करेंगे, एक बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं देंगे या वे फॉरवर्ड नहीं देंगे आप उसमें, वो आंसर आपको पढ़ने में इनकम्प्लीट लगेगा। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर को सीखने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और उसको प्रॉपर आंसर उसका लिखिए डिवीजन के साथ कि ये इंट्रोडक्शन है, ये इसका मेन बॉडी है, ये कंक्लूजन है, और फिर उसके बाद लिखने के बाद उसको सेल्फ इवेल्युएट करिए। आपको खुद ही अपने आप ही एनालिसिस हो जाएगा कि आपने उसको आंसर को सही लिखा है कि गलत। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, पॉइंट्स की नहीं, क्योंकि पॉइंट्स तो आप किसी टीचर से या किसी एक्सपर्ट से चेक कराएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं कि नहीं करे हैं। लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर आंसर जो है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए कि पहले कौन सा पॉइंट होना चाहिए, फिर सेकंड में आप पैराग्राफ में कैसे पॉइंट लिखेंगे, कैसे उसका कनेक्शन बनाएंगे। जैसे आप अगर कोई न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या अगर कोई भी मैगजीन में कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अगर उसमें ऊपर नीचे हो कि पहले वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता दे फिर आपका वे फॉरवर्ड, या इस तरह से स्ट्रक्चर उसका अगर आर्टिकल का नहीं सही होगा तो आप कभी भी उस आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे। सेम इज विद द आंसर। अगर आपका आंसर लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं रहेगा और आपका आंसर एक फ्लो में नहीं रहेगा या स्ट्रक्चर नहीं होगा उसका, तो कभी भी एग्जामिनर उसको नहीं पढ़ेगा, वो थोड़ा सा पढ़ के उसको छोड़ देगा, और जैसे ही अगर उसने पूरा आंसर नहीं पढ़ा आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। तो आंसर स्ट्रक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप उसका कंटेंट में ध्यान देते हैं, इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप आंसर को लिखें और क्वेश्चन उसमें जिस हिसाब से पूछा गया उसमें एथिकल थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करिए। ये नहीं है कि अगर आपको जबरदस्ती डालना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में उस रिलेटेड कुछ भी है तो आप जितना उस जार्गन्स को यूज करेंगे
कि वर्च्यू एथिक्स है कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है, या आपने कांट की थ्योरी को लिखा, या इस तरह से आप जितने उस चीज को मेंशन करेंगे उससे आपका आंसर जो है वो स्ट्रॉन्ग लगेगा, और जो भी आपका कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ इसको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, ये सिर्फ जनरल आंसर नहीं लिख रहा। तो आंसर को और इनहेंस करने के लिए और स्पेसिफिक बनाने के लिए कि आप एथिक्स का एक आंसर लिख रहे हैं, आपको थ्योरीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि आप बहुत इन डेप्थ में इन थ्योरीज को पढ़ें, लेकिन इनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप समझें, तभी आप केस स्टडीज में हो या आंसर में उनको इंक्लूड कर पाएंगे। इसीलिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको एथिक्स की पढ़ाई शुरू करने से पहले उनके टर्म्स जो हैं उनका थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको हर स्टेप पे आंसर्स में इंक्लूड कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है तो आप कभी भी आंसर और थ्योरीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका आंसर एक जनरल आंसर रहेगा। जैसे अगर मेरा एक अगर गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है एथिक्स में, और अगर गुड गवर्नेंस में हम उसमें सिर्फ गुड गवर्नेंस का लेके अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिख देंगे तो वो एथिक्स का आंसर नहीं कहलाएगा, उसमें आपको कभी भी प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जीएस पेपर 2 के लिए आंसर नहीं लिख रहे हैं, आप एथिक्स के लिए आंसर लिख रहे हैं। तो आपको वहां पे उस एंगल से, एथिकल एंगल से उसको कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा कि गुड गवर्नेंस में क्या क्या हो सकता है। आपको एम्पैथी और ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे वर्च्यूज, इंटीग्रिटी, इन सब का यूज करके, टर्म्स को यूज करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा गुड गवर्नेंस का, ताकि ये एक एथिक्स का आंसर बन सके। तो यही बहुत बार स्टूडेंट जो है वो गलती करता है कि कॉन्सेप्ट अगर वो सोसाइटी से रिलेटेड है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटी से रिलेटेड है, और वो लिख देगा आंसर उसके एंगल से और उसमें एथिक्स को नहीं इंक्लूड करेगा, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपके एथिक्स के टर्म्स, जार्गन्स और थ्योरीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक नॉर्मल आंसर को एक बेटर आंसर कैसे बना सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप कभी भी आंसर लिखें तो उसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो। एक ही टॉपिक को या एक ही आर्गुमेंट को लेके बार बार उसको रिपीट करना या उसी को ही डिफरेंट टर्म्स में या डिफरेंट लैंग्वेज में यूज करके लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहने के लिए हो जाएगा कि आपने 2 पेज का पूरा आंसर लिख दिया, लेकिन उसमें आर्गुमेंट्स ही नहीं है या उसमें पॉइंट्स ही नहीं है। मेंस का पेपर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज को चेक करने के लिए होता है, इसीलिए आप जितने मल्टीपल व्यू पॉइंट्स देंगे और जितने बेटर आर्ग्यूमेंट्स देंगे उतना ही आपको मार्क्स मिल पाएंगे। अगर आप कोई भी प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं तो वो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को दिखाना चाहिए, और जितने भी एथिक्स के थ्योरीज हैं या जार्गन्स हैं वो प्रॉपर यूज होने चाहिए। मीन्स आपको अपना पॉइंट अगर आप रख रहे हैं कि हाँ ये चीज सही है, तो आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों सही है, या अगर ये चीज गलत है तो पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे और सिर्फ उसको ओपनली छोड़ देंगे तो वो एक ओपन एंडेड आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं है, आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी आंसर आपका बाइस नहीं होना चाहिए, कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं लिखिए। अगर कोई भी केस स्टडी दी गई है कि आपको करप्शन में रिलेटेड है तो ऐसा हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा रूल करना चाहिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है या जो भी स्टेप्स देने हैं वे फॉरवर्ड में, या जो भी आपको आर्गुमेंट्स देने हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं, क्योंकि आप भी सिस्टम में जाने वाले हैं, सिस्टम कैसे वर्क करता है वो आपको भी पता है। तो आप बहुत ही एकदम हाइपोथेटिकल स्टेप्स नहीं बता सकते चेंज के लिए, या कुछ ऐसा चेंज के लिए नहीं बता सकते जो पॉसिबल ही नहीं है। जो फिजिबल हो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिखिए और अपने पर्सनल ओपिनियन को आपको नहीं शो करना है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आता है अगर वुमेन पे, जेंडर पे या इस तरह से कोई भी आता है तो एकदम स्टूडेंट उसमें शुरू हो जाता है वुमेन एम्पावरमेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखने में। आपसे ओपिनियन आपका नहीं पूछा गया है, जो क्वेश्चन का डायरेक्शन है सिर्फ आपको उस डायरेक्शन में लिखना है। So now to summarize, I'm again telling you all the common pitfalls to avoid while writing the answer. First is vague statements. Open-ended statements नहीं लिखने हैं, without explanations और examples के आपको कोई भी statement नहीं देना है, क्योंकि आपसे वो personal opinion नहीं पूछा जा रहा है और आपसे
इन डेप्थ नॉलेज आपकी चेक करी जा रही है। तो आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू ही जो भी बताना है वो उसी के थ्रू बताना है। अगर आप वेग स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ओपन एंडेड जनरल स्टेटमेंट्स कभी नहीं लिखना है कि करप्शन तो बंद हो जाना चाहिए, करप्शन को इस तरह से रिड्यूस कर देना चाहिए, ये सब आपको नहीं लिखना है। आपको ये बताना है कि कैसे करना है। सेकंड, ओवर यूज ऑफ जार्गन्स नहीं करना है। जहां जहां यूज हो वहीं पे आपको एथिकल थ्योरीज का यूज करना है। ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में ही आप उसको यूज कर रहे हैं, भले ही वहां पे उसका मीनिंग है कि नहीं है। और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी है कि आप इंट्रोडक्शन ही को इतना बड़ा लिख दिए कि आपके पास नीचे मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखने के लिए स्पेस ही नहीं है, या आपने पॉइंट शुरू करा किसी और एंगल से, पूछा गया है आपसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप उस पर लिखते लिखते कुछ और ही डिस्ट्रैक्ट होके कोई और ही टॉपिक पे आपने लिख दिया है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो क्वेश्चन जिस एंगल से पूछा गया है उसी एंगल में लिख। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मोस्ट स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, और सेकेंडली स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जब मैं कॉपी चेक करती थी, लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी करते थे उसमें कि आप आंसर चेक करते करते आप स्पेलिंग पे ध्यान दोगे कि उसके कंटेंट पे ध्यान दोगे कि उसने क्या कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है। तो वहां पे क्या होता है कि इवैल्यूएटर आपकी कॉपी को सही से नहीं पढ़ेगा अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स है। सेकेंडली, बहुत लोग क्या है कि फ्लो में आके जल्दी जल्दी इतनी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं कि इंडिया को वो स्मॉल आई से लिख रहे हैं, या अगर आप फुल स्टॉप लगा के आप नेक्स्ट लाइन से शुरू कर रहे हैं तो वो स्मॉल से कर रहे हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको आंसर्स में ध्यान रखनी है। इससे आपके मार्क्स नहीं करेंगे लेकिन आपका इंप्रेशन इवैल्यूएटर के सामने पूरा खराब हो जाएगा। बेसिक सी चीजें, आप इंडिया को अगर आई स्मॉल लिख रहे हैं तो इससे ही आपका पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो बच्चे हमेशा करते थे, क्योंकि आप स्पीड में जब लिखते हैं आपको उस समय नहीं पता रहता। जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी कॉपी चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बेसिक सिली मिस्टेक्स हैं। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। सो आपने ये समझ लिया कि क्या क्या आपको डूज एंड डोंट्स हैं आंसर राइटिंग के लिए। अब ये है कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है। सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रॉपर आंसर लिख के कॉपी चेक करवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार एथिक्स के आंसर राइटिंग के लिए लोग प्रैक्टिस नहीं करते कि एथिक्स तो नॉर्मल है, जनरल आंसर रहता है, हम उसको उस समय ही एग्जाम में ही सीधे प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको जब तक आप प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल्स को नहीं नोट करेंगे, तब तक आप कभी भी एथिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। और एथिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जीएस मेंस का, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो आपको अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप आंसर्स को हमारे पास भेज सकते हैं कॉपी इवैल्यूएशन के लिए, और वी विल गिव यू द फीडबैक ताकि आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू। Hope you have liked the video. Please like, share and subscribe our channel. And if you have any query, please contact on the WhatsApp number given. Thank you.